देन जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर से पास करता है ना तो वो तीन तरह के इफेक्ट दिखाता है। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा होता है आपका केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। और तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये तो अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये आपके साथ 10th में नहीं होता है, ये 11th में हमें पढ़ना पड़ता है। 11th में अगर आप साइंस लेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है वो देखो, अक्सर आपके घर में अभी ठंड चल रही है तो मुझे पानी गर्म करना है, तो आपने गीज़र को ऑन किया तो गीज़र में क्या जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और वो उससे पानी गर्म हो रहा है। तो मतलब सिंपल क्या है, जब जब बिजली पास हो रही है किसी कंडक्टर से तो अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है उनमें हीट प्रोड्यूस करती है। सेम आइडिया पे आपके बॉयलर्स भी चलते हैं, सेम आइडिया पे आपके घर की जो प्रेस है वो भी चलती है, टोस्टर भी इसी आइडिया पे चलते हैं। तो मतलब हीटिंग इफेक्ट है क्या कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उस कंडक्टर के अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो इसी से रिगार्डिंग एक इफेक्ट के रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट ही पढ़ना है। इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट है और मैग्नेटिक का पूरा चैप्टर है एक नया। तो हीटिंग इफेक्ट में आपको जो पहला पढ़ना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी करंट उससे जो पास कर रहा है उसके स्क्वायर से, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेजिस्टेंस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर से। ये तीनों चीजें स्टेटमेंट में लिखी है। हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड सॉरी टेम्परेचर नहीं होगा, टाइम, सॉरी टेम्परेचर बोल दिया मैंने, क्या होगा, टाइम, क्या होगा, टाइम। तो इन तीनों चीजों के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो स्क्वायर ऑफ करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के हैं और साथ ही साथ टाइम के हैं। तो अगर इन सब को मिला दूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज के, और इस के की वैल्यू याद रखना, इस के की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है, 1। तो अगर इसको मैं 1 भी डाल दूं तो हीटिंग इफेक्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अगर आपसे पूछेंगे कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो आई स्क्वायर आर टी, कितने टाइम के लिए किया, कितना रेजिस्टेंस था और कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वैल्यू डालो आपका आंसर आ जाएगा। देन आगे देखते हैं इसके अंदर बेटा। अब कई बार क्या होता है, ये तो आपको फॉर्मूला याद हो गया, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। कई पेपर्स में क्या होता है वो पूछते हैं कि ये फॉर्मूला आया क्या से, इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये फॉर्मूला आपके पास आया कहां से। तो इसको हमको निकालना होगा। देखो सबसे पहले हीट प्रोड्यूस अगर हो रही है तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कुछ काम तो किया होगा, वर्क किया है तभी हीट प्रोड्यूस होती है, वर्क किया है तभी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो प्रूव करने के लिए आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां लिख लेना फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। फिर इसी में ही हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है Q अपॉन टी, ये वाला T टाइम। देन अब इस V की वैल्यू कर लेते हैं, V की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, W अपॉन में Q। V की वैल्यू कितनी होती है, W अपॉन में Q होती है। ठीक है जी। अब इनको डाल के देखते हैं इसके अंदर, ये दोनों वैल्यूज ले लो, इन दोनों वैल्यूज को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसके अंदर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पुट कर दो तो आपको क्या दिखेगा, W अपॉन में Q, V की जगह मैंने W अपॉन में Q लिख दिया,
आई की जगह क्यू अपॉन में टी और साथ में आर, साथ में क्या आ जाएगा आपका आर। अब इस क्यू को अगर मैं यहां भेज दूं तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में टी इंटू में आर, क्यू स्क्वायर अपॉन में टी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब याद करिए, अब इस क्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। हमें पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है, आई का करंट का फॉर्मूला। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी, क्या हो जाएगी, आई टी हो जाएगी। चलो मैं इसको कैपिटल टी लिख रहा हूं तो यहां पर भी कैपिटल टी ही लिख देते हैं। तो इस क्यू की वैल्यू को अगर यहां पुट कर दें, क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो W इज इक्वल टू आई और टी का होल स्क्वायर इंटू में आर अपॉन में टी, तो स्क्वायर दोनों को दे दो, आई स्क्वायर टी स्क्वायर आर अपॉन में टी, एक टी से एक टी खत्म, तो W कितना आ गया, आई स्क्वायर टी और आर, ये आ गया। अब वर्क डन आया कैसे, वर्क डन आया हीट से। तो मतलब जितना आप काम करोगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितना आप काम करोगे, तो हम मान लेते हैं कि जो वर्क है वो किसके बराबर है, हीट प्रोड्यूस के। तो हम W और H को बराबर मानते हैं, तो H को आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो कई बार आपसे न्यूमेरिकल में भी अगर वो आपसे पूछ रहा है कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, तो इन शॉर्ट अगर आपको वर्क डन निकालना आता है तो आप आराम से H की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। तो H की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर टी। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है रोज की जिंदगी में, जो आपके एप्लीकेशंस आते हैं, कुछ एप्लीकेशन है वो जान लेते हैं। बल्ब के अंदर पढ़ेंगे, पहले बल्ब के अंदर पढ़ लेते हैं। देखो छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बल्ब हम जानते हैं, जो बल्ब आपसे पहले 0 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है, ये वाले घर के अभी आपके घर में वो वाले नहीं, जो बड़े बड़े गांव में बल्ब होते हैं। तो बल्ब में एक टंगस्टन होता है, एक वायर होती है, ये वाले बल्ब की बात कर रहा हूं जो इस तरीके से गोल गोल होते थे और इनके बीच पे इस तरीके से ये, तो ये जो चीज है ये टंगस्टन है। ये क्या है, टंगस्टन है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जल्दी मेल्ट नहीं होता था। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो ये ज्यादा क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसी वजह से क्या होता था, ये ग्लो होता था। तो बल्ब में हम दे सकते हैं। दूसरा हम फ्यूज में देख सकते हैं, फ्यूज वायर जो होती हैं, फ्यूज वायर बेसिकली इनका काम क्या होता है, जब करंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो करंट को अप्लायंसेस के अंदर ना जाने देने के लिए ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, ताकि ज्यादा करंट आगे फ्लो ना करे। एक पतली सी वायर होती है, बहुत पतली सी वायर होती है, जो अक्सर किसकी बनी होती है, कॉपर और निकिल के अलॉय से, कॉपर एंड निकिल के अलॉय से बनती है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। जैसे ही करंट, आप सबको पता है कि आपके घर में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, 220 वोल्ट करंट आता है। अगर 220 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, ओवरलोड हो रहा है करंट, तो एकदम से क्या होगी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये ब्रेक हो जाएगी, ताकि घर के अंदर ज्यादा सप्लाई ना हो सके। तो जब करंट ओवरफ्लो होता है तो जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है और ये फ्यूज मेल्ट कर जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, ताकि आपके जितने भी अप्लायंस हैं वो बच सके। तो ये काम होता है इसके अंदर बेसिकली। देन कुछ हीटिंग एलिमेंट्स हैं। हीटिंग एलिमेंट्स जैसे कि हीटिंग एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करें और वो एकदम से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करें, उन्हीं को हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इनको हम गीजर में, आपके घर के जो गीजर हैं उनमें, हीटर्स में, कैटल्स के अंदर जो चाय बनाने के लिए कैटल्स इस्तेमाल होती हैं, इलेक्ट्रिक कैटल, उनमें इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें जो हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो होता है निक्रोम, इस्तेमाल होता है निक्रोम अलॉय का, जिसकी रजिस्टिविटी हाई है। ध्यान से, रेजिस्टेंस नहीं बोला है मैंने बोला है रजिस्टिविटी हाई है, जिसकी वजह से आर की वैल्यू हाई होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक एलिमेंट आ जाता है हीटिंग एलिमेंट, निक्रोम अलॉय का बनता है। जितने भी गीजर्स हैं इनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बेसिकली इसी का ही होता है।
देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास पावर का, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखो, अगर मैं नॉर्मल पावर भी देखूं ना, तो नॉर्मल पावर भी क्या है, कितना काम किया आपने कितने समय में, वही आपकी पावर होती है, चाहे वो किसी में हो जाए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहा है तो कितना काम किया आपने टाइम में, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर अगर आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता ही को कहा जाता है, पावर कहा जाता है। अब पावर हो गया वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब ये नहीं बोलूंगा कि यही फॉर्मूला है, पावर के बेटा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले में पावर आ सकता है। अगर मैं देखूं पावर को समझने की कोशिश करूं, तो पावर आपने बोल दिया वर्क डन अपॉन में टाइम, चलो मान लिया कि वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। फिर मुझे पता है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q होता है, तो W की वैल्यू क्या हो गई, VQ। तो इस W की जगह अगर मैं VQ अपॉन में T डाल दूं, W की वैल्यू डाल दी मैंने इसमें, तो एक ये चीज हो गया आपके पास। एक और चीज मुझे पता है कि Q को मैं क्या लिख सकता हूं, IT लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, IT लिख सकता हूं। तो पावर इज इक्वल टू V, इस Q की जगह I T और नीचे भी T, तो T से T क्या हो गया, कैंसिल। तो पावर का जो मेन फॉर्मूला हो गया VI, पावर का मेन फॉर्मूला हो गया VI। तो पावर का मेन फॉर्मूला हो गया VI। अब इसके कुछ फॉर्मूले और हैं, देखो इन्हीं से बन रहे हैं फॉर्मूले, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। पावर का जो असली है वो वर्क डन अपॉन टाइम है, पर जो आ रहा है वो VI आ रहा है। देखो अगर मैं I की वैल्यू डाल दूं, I क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो यहां पर अगर मैं डाल दूं I की जगह V अपॉन में R, तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन में R। या उल्टा कर दूं, पावर का फॉर्मूला मुझे पता है VI है, इस बार मैं V की वैल्यू डाल दूं, V होता है IR, तो इस V की जगह IR और एक I ऑलरेडी है, तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R, एक और हो जाएगा I स्क्वायर R। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, VI, यहां नहीं लिखते, यहां लिखेगा नहीं आपको। पावर का एक फॉर्मूला हो गया VI, पावर का एक फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R, पावर का एक फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर R। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसका कब इस्तेमाल करना है। देखो अगर क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दिया है तो इसका इस्तेमाल कर लो, वोल्टेज नहीं दिया है, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो इसका इस्तेमाल कर लो, करंट नहीं दिया है, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया है तो इसका इस्तेमाल कर लो। तीनों फॉर्मूले में एक एक चीज मिसिंग है, तो जो दिया है उसका इस्तेमाल करके आप आराम से पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो। देन यहां से पावर के बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज तो को याद रखनी है, वर्क डन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वर्क डन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं होता, वर्क डन ही होता है, वर्क डन ही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस कंफ्यूज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी एनर्जी कंज्यूम है, अब सिंपल यही है ना, कितना वर्क आपने किया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब जब एनर्जी होगा तो वो वर्क डन ही होगा, जहां पर भी होगा वहां पर आपको सिंपल याद रखना है। अब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, इससे पहले आगे जाऊं, एक चीज और आप याद रख लो। पावर की यूनिट का नहीं बताया मैंने, पावर की जो यूनिट है वो बेटा वॉट है। किसमें है, वॉट। पावर की यूनिट हो जाती है आपकी वॉट, या कहीं बुकों में वोल्ट, वोल्ट एम्पियर भी लिखा होता है। तो ये दोनों यूनिट होती है, वॉट भी होती है और वोल्ट एम्पियर भी होती है। पर कमर्शियल यूनिट, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है अक्सर आप देखना वो वॉट में नहीं होता, वो किलो वॉट में होता है, किलो वॉट पर आर में होता है। तो मतलब बहुत सारी चीजों का फर्क होता है, तो वही हमें जानना है, वही हम जान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। इससे पहले एक टॉपिक और है, एक टॉपिक और है, इसमें है नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
ये पढ़ेंगे, फिर मेरे को लगता है कि ये पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही कनेक्टेड होता है ये टॉपिक। एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में दोनों टॉपिक को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो वो स्पेशलाइज इसकी हो जाएगी। हीटिंग इफेक्ट की एक हो गई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी एक हो गई, तो दोनों मिक्स करके एक साथ लिख देंगे, क्योंकि ये तो एंड का पार्ट है। इससे पहले लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी जरूर पता होना चाहिए।